आप देख रहे हो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत का पहला अध्याय है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो अध्याय है परीक्षा की दृष्टि से 4 अंक, ठीक है। तो 4 अंक में हो सकता है कि 1 अंक वाला एक प्रश्न आ जाए, 3 अंक वाला एक प्रश्न आ जाए, हो सकता है कि 2 अंक वाले 2 प्रश्न आ जाए, या हो सकता है 4 अंक वाला एक प्रश्न, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस अध्याय को हमें अच्छे से समझना है। आइए हम इस अध्याय को समझने की कोशिश करें। तो आपने देखा होगा कि संसाधन एवं विकास, यहाँ से बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन, साधन यानी आवश्यकता की वस्तु है, ठीक है। तो मानव जिस वस्तुओं का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। या मानव के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे मेरे हाथ में पेन, पेन एक संसाधन है, मिट्टी एक संसाधन है, पेड़ पौधे संसाधन है, भवन संसाधन है, स्कूल संसाधन है। तो संसाधन आपके समझ में आ गया। संसाधन किसे कहते हैं? मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुएं, आने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे जैविक भी हो सकती है और अजैविक भी हो सकती है, जीव वाली भी हो सकती है। जैसे मनुष्य खुद एक दूसरे का संसाधन है, पेड़ पौधे खुद संसाधन है ना। तो पेड़ पौधे में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। हम उनको क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? याद हुआ, मानव के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। आप ये देख चुके हैं, इसमें किताब में दिया हुआ है। संसाधनों पे देखिए चित्र दिया हुआ है कि ये मानव है और मानव के आसपास भौतिक पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, संस्थाएं है। तो ये संसाधन का है। ये डायग्राम आप देख सकते हो संसाधन के प्रकार। अब संसाधनों का वर्गीकरण है, तो आपने देखा कि संसाधनों के वर्गीकरण को हम देखते हैं। तो ये देखिए संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, दूसरा समाप्यता के आधार पर संसाधन, तीसरा स्वामित्व के आधार पर संसाधन, और चौथा विकास के आधार पर संसाधन। तो संख्या में आ सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, और विकास के आधार पर 4 होते हैं। खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए स्वामित्व के आधार पर 2, समाप्यता के आधार पर कितने। ऐसा भी आ सकता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, सत्य है या असत्य। तो असत्य है, तो हमें जब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो हम आसानी से इसके उत्तर निकाल सकते हैं। अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैव संसाधन। प्रश्न आ सकता है जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जैव का मतलब क्या होता है? जीव। और जीव किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, पेड़ पौधों में और जीव जंतु। इन चीजों में क्या पाया जाता है? जीव पाया जाता है। तो वे जीव संसाधन जिसमें जान होती है और मानव उसका उपयोग करता है उसे जैव संसाधन। याद हुआ, जैव संसाधन यानी जिसमें जान होती है और मानव उसका उपयोग करता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं होती है और मानव फिर भी उपयोग करता है, जैसे भवन, पंखे, पेन, मिट्टी, हवा, जल, ये क्या है? हमारे अजैव संसाधन। उसी के बाद आता है समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन नवीकृत संसाधन और अनवीकृत संसाधन। नवीकृत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो नवीकृत संसाधन वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग किया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश। तो नवीकृत संसाधन के उदाहरण क्या हुए? हवा, जल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये हमारा नवीकृत संसाधन। अनवीकृत संसाधन वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने पर दोबारा उपयोग नहीं होता, खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, गैस, पेट्रोल। तो हम अनवीकृत संसाधन में क्या हो गया? कोयला, पेट्रोल और गैस, ये हमारे अनवीकृत संसाधन है। तो ये हो गया क्लियर। अब ऐसे ही आ सकते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर यदि हम देखें तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न ये आ सकता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के नाम लिखिए। तो हमें स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 नाम लिखते आना चाहिए। उसके बाद आता है विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर भी 4 है, संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये हमारे 4 इसके आधार पर है, विकास का आधार। इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको आना चाहिए। हो सकता है प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि जैव और अजैव संसाधन में अंतर। तो अंतर वाला प्रश्न 3 अंक का है, ये याद रखना। नवीकृत संसाधन और अनवीकृत संसाधन में अंतर लिखो, तो ये भी 3 अंक का है। तो हमारा 3 अंक का भी प्रश्न आ गया। और 2 अंक में ये भी आ सकता है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा आ सकता है। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं आगे। आपने देखा कि आगे चलते हम संसाधनों के वर्गीकरण में हमने ये पढ़ा
संसाधनों का वर्गीकरण। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सतत कोशीय विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सतत कोशीय विकास, आपने देखा होगा, ठीक है। सतत कोशीय विकास लिखा हुआ क्या है, सतत कोशीय विकास, सतत कोशीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करे। अर्थात साधारण शब्दों में पढ़े तो सतत कोशीय विकास का संबंध पर्यावरण से, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए लंबे समय तक बचाना, भावी पीढ़ी के लिए बचाना सतत कोशीय विकास कहलाता है। सो सिंपल सा है, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए लंबे समय तक बचाना सतत कोशीय विकास कहलाता है। तो मुझे ऐसा लगा ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतत कोशीय विकास, सतत कोशीय विकास किसे कहते हैं, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए लंबे समय तक बचाना सतत कोशीय विकास कहलाता है। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं तो परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा गया था कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी सम्मेलन, इसको भू शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। भू शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है, भू शिखर सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 5 जून, इसमें दिया नहीं है लेकिन याद रखना 5 जून 1992 को 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरो, ये प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी सम्मेलन कौन से शहर में हुआ। तो कौन से शहर में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो। कब हुआ था, 5 जून को हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 1992 को हुआ। इसी को पर्यावरण दिवस भी कहते हैं। पर्यावरण प्रश्न ये भी आ सकता है कि पर्यावरण दिवस कब होता है, तो कब मनाया जाता है, 5 जून। आइए हम आगे करते हैं बात। देखिए ये आया था एजेंडा 21 क्या है, ये लिखा है एजेंडा 21 क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें लिखा है देखिए एजेंडा 21 यह घोषणा 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, देखो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय और स्थानीय एजेंडा तैयार करें, ठीक है। तो एजेंडा 21 कब हुआ था, वही हुआ था 5 जून 1992। इसका उद्देश्य क्या था, 2021 तक के पर्यावरण को लंबे समय तक बचाना, सतत कोशीय विकास, ठीक है, भविष्य की पीढ़ी का। तो हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। अब हम आगे चलते हैं, संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधनों का समुचित उपयोग करना और भावी पीढ़ी के लिए बचाया जाना। अब अपने संसाधन तो पढ़े ही, संसाधन किसे कहते हैं, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधनों को संसाधन कहते हैं। मानव जिस वस्तु का उपयोग करता है वो संसाधन कहलाता है ना, पढ़ा है। अब उसके संसाधनों का उपयोग करना, जैसे कोयला, आपने देखा कोयले का हम बहुत उपयोग करेंगे, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भावी पीढ़ी को कोयला मिलेगा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना ही नियोजन है। प्लानिंग करना, संसाधनों को बचाने के लिए योजना बनाना। तो देखिए आपने इसमें लिखा होगा, ये इसमें केवल ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें, तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर को आप देख सकते हो। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ बना हुआ है कि धरातल पर, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, पर्वत है, पठार है, ठीक है। तो देखिएगा परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली स्थान में आ सकता है कि धरातल पर मैदानी भाग का प्रतिशत है, धरातल पर पर्वतीय भाग का प्रतिशत है, धरातल पर पठारी भाग का प्रतिशत है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैदानी भाग का प्रतिशत कितना है, 43%, याद हो जाना चाहिए। धरातल पर मैदानी भाग, पृथ्वी पर मैदानी भाग का प्रतिशत कितना है, 43%, ठीक है। यदि हम बात करें पर्वतों का कितना है, 30% और पठारी भाग कितना है, 70। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। मैदानी 43, पर्वतीय 30 और ये 70। ये हमारा पूरे दिमाग में फिक्स याद हो जाना चाहिए। ये वस्तु जिसको पूछे ही जाते हैं बोल्ड कर। आइए आगे चलते हैं, भू उपयोग। आपने देखा ये प्रश्न है, भू यानी पृथ्वी और उपयोग है पृथ्वी का क्या उपयोग है, स्वाभाविक है, पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, पृथ्वी पर फसलें उगाते हैं, पृथ्वी पर वन है, पृथ्वी पर संसाधन है, जीवन की सबसे क्रियाएं तो पृथ्वी पर ही हो रही है, जीवन की हर चीजें तो पृथ्वी पर हो रही है। तो आपने किताब में देखा भूमि के उपयोग, पहला वनों के लिए है, वनों के लिए पृथ्वी का उपयोग है। दूसरा कृषि कार्य के लिए हम ये भी देखते हैं कि, तीसरा पृथ्वी भूमि के लिए, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद पृथ्वी भूमि है, शुद्ध बोया क्षेत्र, ये परीक्षा में ये भी आता है, शुद्ध बोया क्षेत्र क्या है। तो देखिए वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है उससे शुद्ध निवल बोया क्षेत्र है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध बोया क्षेत्र पृथ्वी पर फसलों को काटना, बोना और काटना, पहले काटना मत करना, फिर पता चला कि पहले काटेंगे फिर बोएंगे,
तो पहले फसलों को बोना और फिर काटना क्या कहलाता है? शुद्ध बोया क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न क्या बना? शुद्ध बोया क्षेत्र क्या है? तो पृथ्वी पर फसलों को बोना और फिर काटना शुद्ध बोया क्षेत्र कहलाता है। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। आगे इस अध्याय में और क्या क्या चीजें हैं देख रहे हैं आप लोग। इस अध्याय में फिर आता है ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, कितना प्रतिशत मानव उपयोग करता है सर्वे के अनुसार। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये ग्राफ में आपको दिया हुआ है कि प्रति योग्य भूमि कितनी है। ठीक है, आपने देखो प्रति योग्य भूमि 3.9 है ना, प्रति भूमि कितनी है, वर्तमान प्रति कितनी है शुद्ध बोया क्षेत्र। तो देखो बोया क्षेत्र का खास सबसे ज्यादा है। आगे हम चलते हैं, भूमि के उपयोग की बात हो गई हमारी। अब आता है ये देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित 33% वन भौगोलिक क्षेत्र का आता है कि वनों का धरातल पर कितना प्रतिशत है, तो 33% को हमको याद रखना। खालिस्तान में भी पूछे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, भूमि निम्नीकरण क्या, ये देखिए भूमि निम्नीकरण और भूमि को संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है बार बार हम एक ही फसल उगाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कीटनाशक डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, व्यक्ति अपने लाभ के लिए, तुरंत तो लाभ के लिए बहुत सारा काम करता है, लेकिन क्या हो रहा है, आपने पंजाब जैसा शहर सुना होगा, पंजाब जैसे राज्य में भूमि निम्नीकरण सबसे ज्यादा हुआ है सिंचाई के कारण, और मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है पेड़ों की कटाई के कारण। तो प्रश्न ये बना कि भूमि निम्नीकरण का मध्य प्रदेश किस कारण से हुआ, तो पेड़ों की कटाई के कारण। क्लियर? भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? बार बार भूमि को अनुपजाऊ बनाना, सबसे अच्छा सरल। भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि को अनुपजाऊ बनाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। अब संरक्षण, भूमि निम्नीकरण के क्या संरक्षण उपाय क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, हमें कीटनाशकों का कम प्रयोग करना चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए। तो हो गया ना कौन कौन से भूमि निम्नीकरण के उपाय क्या है? पेड़ लगाना, ठीक है, दूसरा कीटनाशकों का कम प्रयोग करना, ठीक है, जैविक खेती का प्रयोग करना, ये हमारा भूमि निम्नीकरण के उपाय है। आगे देखें मृदा संरक्षण। उसके बाद आता है मिट्टी की परतें। ये आया था परीक्षा में कि हमारी मिट्टी की परतें, देखिए इसको बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। ये प्रश्न आता है मृदा परिच्छेदिका क्या है, या मिट्टी की परतों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ये बना। तो आपने देखा होगा ग्राफ में मिट्टी की 3 परतें। कितनी परतें हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3 परतों में आप देख चुके हैं। पहली परत है ऊपरी परत, जिस पर कृषि कार्य है। दूसरा मध्य परत, जिसमें चट्टाने हैं, बालू है, खाद है, मतलब खनिज है, ये हमारी, और अंदर की वाली चट्टान। ये 3 परतें हैं। इन परतों को हमको पता होना चाहिए। तो आपने देखा मृदा परिच्छेदिका चित्र है, तो ऐसा चित्र भी आप बना सकते हो, जिसके नाम भी आप लिख सकते हो। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। आगे और क्या है इसमें? ये है मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण मतलब मृदा के प्रकार, मिट्टी के प्रकार कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि ये देखिए जलोढ़ मृदा। ये सबसे पहले कौन सी मिट्टी आई है इसमें? जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा। अपन ने पहले पढ़ा है कि जलोढ़ मृदा जल और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? याद हुआ? नदियों के द्वारा या पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी के कण कैसे होते हैं? बारीक होते हैं। इसका रंग हल्का भूरा होता है। यह कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत में। विशाल जो मैदान है ना उत्तर भारत का, पूरा जलोढ़ मिट्टी का। ये जलोढ़, इसमें कौन सी फसल ज्यादा होती है? तो इसमें गन्ना ज्यादा होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषता आपको याद हो जाना चाहिए कि क्या होता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी, इसको खादर के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, बागर और खादर। देखिए पुराने जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं। प्रश्न आएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खालिस्तान कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागर, और नवी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये खालिस्तान में पूछा जा सकता है। क्या ये भी पूछा जा सकता है बागर और खादर में अंतर? 9th में आपने देखा होगा ये प्रश्न था, बागर और खादर में अंतर। तो ये हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। उसके बाद आता है काली मिट्टी। ये देखिए काली मिट्टी, तो सिंपल है। काली मिट्टी किसे कहते हैं या काली मिट्टी की विशेषता लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि काली मिट्टी का रंग काला होता है, गर्मियों में दरार अधिक पड़ती है, पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र क्रम याद रखना, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। इसको रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना है। रेगर, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगर मिट्टी से। और ये बनी है चट्टानों से। जब चट्टानें थी ना, आगे जो चट्टानें भूगर्भ, इसमें ज्वालामुखी के कारण चट्टानें पिघली और भूगर्भ ज्वालामुखी आया, उसके कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ।
ये देखिए कपास के लिए मान जाते हैं, कपास। चलिए आगे देखते हैं। यह है मिट्टी के प्रकार। देखिए मिट्टी कहाँ पर मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ये देखो ये बताया पिक्चर में, ये पिक्चर में बताया मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे उत्तर का मैदान। आपने मानचित्र में देखा होगा जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा। जलोढ़ मिट्टी मानचित्र में देखो ये उत्तर का मैदान है साथ, तो गंगा की नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी से बनी है, ठीक है। उसके बाद काली मिट्टी देखो, ये देखो ये काली मिट्टी, ये है काली मिट्टी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की क्षेत्र। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी देखिए दक्षिण भारत के छत्तीसगढ़ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी। और मरुस्थलीय मिट्टी क्यों है जो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, देखो पीला वाला ये मरुस्थलीय मिट्टी का है, शुष्क मिट्टी कहते हैं इसको, मरुस्थलीय मिट्टी याद रखना, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम ये मिट्टी के किस प्रकार का मिट्टी का ये दिया हुआ है कि कैसे मिट्टी प्रभावित होती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी मतलब क्या, रेतीली, रेतीली मिट्टी जिसके अंदर रेत होती है, रेतीली रेत होती है। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भारत का, थार मरुस्थल, याद रखना ये हमेशा याद होना चाहिए। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। पूछा जाएगा कि थार मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में। आगे देखते हैं ये, हाँ अब आता है ये देखिए मृदा अपर्दन और संरक्षण। ये प्रश्न आता है मृदा अपर्दन किसे कहते हैं या मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है या कट जाती है उसे मृदा अपर्दन कहते हैं। और मिट्टी के बहाव कटाव को रोकना मृदा संरक्षण है। मैंने आपको इसके कारण भी बताए थे कि कारण कौन से हैं और उपाय कौन से। मृदा अपर्दन के कारण और उसके उपाय, तो किन कारणों से मृदा अपर्दन होता है, अत्यधिक वर्षा के कारण, बाढ़ आने के कारण, ये है ना, कृषि कार्य करने के कारण, मनुष्य के चलने फिरने के कारण, सड़कें बनाने के कारण। और रोकने के उपाय, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, समूचे खेती करना चाहिए, खेत के आसपास पेड़ बनाना चाहिए, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। इसके कारण और उपाय परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मृदा अपर्दन और उसके कारण। चलिए प्रश्न ये भी आया था, ये देखिए जल अपर्दन, समोच्च जुताई किसे कहते हैं, समोच्च जुताई। देखो ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, सोपान कृषि पर उनको नियंत्रित करते हैं। ये प्रश्न हमारे क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में, ढाल यानी पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को समोच्च जुताई कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में। और ये सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में, याद रखना उत्तराखंड में, ये याद हो जाना चाहिए। समोच्च जुताई कहाँ होती है, उत्तराखंड। आगे ये आता है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, जैसे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, याद हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, तो कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है। आगे किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इस प्रकार से आज हमने अध्याय 1 संसाधन और विकास, जो कि 4 अंक का था, जिसमें संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार, मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी का निर्माण, मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण, मिट्टी के प्रकार, जिसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की विशेषता पढ़ी। साथ में हमने क्या पढ़ा कि समोच्च जुताई किसे कहते हैं और शुद्ध बोया किसे कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यह आप लोगों को मेरी बात पूरी समझ में आ रही है। थैंक यू।